हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे लेक्चरर में हमने एक क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा था और वह क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था कि अम्ल या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करो। तब हमने इतना नोट कर लिया था और हमने ये देखा था कि अम्ल जैसे ही धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को जैसे ही मोमबत्ती के पास से गुजारते हैं तो हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है, फट फट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गैस कैसी है, एक ज्वलनशील गैस है। और हमने एक रिएक्शन के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम इसी के अंदर कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, क्षारक के साथ। क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर हमें धातु लवण व हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हम उस अभिक्रिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इतना नोट कर लिया था कल, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यही है, इसी का जवाब है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। अब हमने जो ये फर्स्ट रिएक्शन देखी है, इसी के अंदर हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के जवाब में। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो क्षारक है, ठीक है, क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, धातु के साथ। जैसे ही क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलेगा, धातु का लवण। क्या मिलेगा, धातु लवण। और साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे प्राप्त होगी। क्षारक के लिए हमने लिया NaOH। हमने पहले पढ़ लिया है कि ये क्या हमारा क्षार है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्षारकों में भी हमने लिखवाया है। जैसे ही हम इस क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, जिंक धातु के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम क्षार की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें Na2 क्या प्राप्त होगा, हमें Na2ZnO2 क्या प्राप्त होगा, Na2ZnO2, जिसे हमने क्या नाम दिया था, सोडियम जिंकेट। क्या ये सोडियम जिंकेट, जो कि एक क्या है हमारा लवण है। क्या ये लवण है। और साथ में हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हाइड्रोजन गैस कैसी है, ज्वलनशील। कैसी है, ज्वलनशील। क्या यह रिएक्शन संतुलित है, क्या यह बैलेंस है, हम इसकी जांच करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना, हमें उस यौगिक का चयन करना होता है जिसमें सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या उपस्थित हो। सबसे ज़्यादा किस में है, इसी में है। इस यौगिक का चयन करते हैं। इसका चयन करने के बाद में हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करते हैं। इसमें कितने हैं, 2 है। इधर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। कितना करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु। इधर कितने हैं, 2 परमाणु हो गए, मल्टीप्लाई में है। इसके अलावा जो भी बचता है उसको बैलेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इधर कितने हो गए, 2Na। इधर कितने हैं, 2Na। इधर जिंक कितना, 1। इधर कितना, 1। तो इसका मतलब अब क्या हो गई, ये रिएक्शन संतुलित हो गई, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया है, ठीक है। हमने लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था कि अम्ल या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका मतलब जब अम्ल या क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। हमने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है,
ज्वलनशील होती है। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा बताते हैं, ठीक है। डायग्राम भी हमें बनाना होगा इसमें। जब हम डायग्राम की बात करते हैं, वैसे तो ये डायग्राम आपको आपकी नोटबुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम हल्की सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ये कल वाले सवाल का ही जवाब है। अब आपको डायग्राम भी देखना है, चित्र देखना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चित्र बनाते हैं। बच्चों, डायग्राम केवल हम समझने के इंटेंशन, हमारा इरादा क्या होगा, समझने का, ठीक है। अगर डायग्राम में इधर से उधर मतलब डायग्राम अच्छा नहीं बने तो आपको उस बात पे गौर नहीं करनी है। गौर हमें इस बात पे करना है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डायग्राम तो केवल हमारे समझने के लिए बनाया जा रहा है। और अगर आपको डायग्राम बनाना अच्छे से, तो आपकी किताब में दिया हुआ है, आपको वो डायग्राम ज़रूर बनाना है नोट्स में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आपने देख लिया ये रिएक्शन कैसे हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, एक स्टैंड होगा। क्या होगा, एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है। इस स्टैंड में क्या होता है, एक हम कुछ ऐसा लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको पकड़े रहने के लिए कुछ सहायता के लिए लगा हुआ है। यह हमारे पास में क्या है, एक पात्र है। क्या है ये, एक पात्र है, बर्तन हो सकता है, ठीक है। इस पात्र में हमने क्या किया, इस पात्र में हमने रासायनिक पदार्थ, या तो फिर हमने अम्ल ले लिया या फिर क्षारक ले लिया, ठीक है। और इसी में हमने क्या डाल दी, धातु डाल दी। क्या डाल दी, धातु। एग्जाम्पल के लिए हमने जिंक ले लिया, और हमने इसमें क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। और हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है। हम इसे गर्म करते हैं। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भाप वगैरह निकलेगी, ठीक है। और भाप किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की। यह हाइड्रोजन गैस, ये केवल हम समझने की दृष्टि से बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है डायग्राम बनाना, हमारा उद्देश्य क्या है, समझना। जैसे ही इस नली को, जहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, ठीक है, इस नली को हम किस में डाल देंगे, पानी से भरे हुए टब में। जैसे ही इस नली को हम पानी से भरे हुए टब में डालते हैं तो यहाँ से क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, यह हाइड्रोजन गैस इसमें से आती जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगी तो ये पानी से होकर बाहर भी निकलेगी, पानी से बाहर निकल जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इसके पास में हम क्या लाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। क्या लाएंगे हम, एक जलती हुई मोमबत्ती। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, फट फट की आवाज़ के साथ जलेगी। क्या आएगी, यहाँ से फट फट की आवाज़ आएगी, ठीक है। हमने क्या किया, एक डायग्राम के जरिए भी हमने समझने की कोशिश की। यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया, धातु ली, और धातु के साथ में हमने क्या लिया, अम्ल लिया। और जैसे ही हमने धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई तो हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, जो किसके द्वारा बाहर निकल जाएगी, इस नली के द्वारा।
जैसे ही इस नली के द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसे हम पानी में क्या करेंगे, संघनित करते रहेंगे। ठीक है, ये गैस निकलेगी और ठंडी होकर ऊपर उठेगी। जैसे ही ये गैस आती है और बाहर निकलती है तो क्या होगा, यहाँ से फट फट की आवाज़ आएगी। कब आएगी, जब हम जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, यह हमारी क्या है, मोमबत्ती है और ये यहाँ कैसी आवाज़ आएगी, फट फट की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सवाल का कंप्लीट जवाब हुआ। ठीक है, आपको सवाल जैसे ही दिया जाए ये, तो आपको वो जो पूरा आंसर लिखवाया गया वो लिखना है और साथ में ये डायग्राम भी बनाना है, अच्छे से बनाना है। यहाँ तो मैं केवल समझाने के उद्देश्य से बनाया हूँ। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या होगा यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाए। ठीक है, क्या होगा हम देखते हैं। तो आपने सभी ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो। एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आता भी नहीं है तो भी हमें आना चाहिए ये सवाल का जवाब। सवाल क्या होगा कि क्या होगा यदि अम्ल की अभिक्रिया, क्या लेंगे हम, अम्ल लेंगे, और अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, या तो हमारे पास में धातु कार्बोनेट होगी या फिर अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे ही हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें लवण मिलेगा, लवण के साथ साथ में जल मिलेगा और साथ ही क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखो सभी, क्या होगा यदि, क्या होगा यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाए। हमने क्या लिखा है, क्या होगा यदि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो क्या होगा। तो हम देखते हैं इसका जवाब क्या लिखेंगे हम। इसके जवाब में हम लिखेंगे कि यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाए तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें धातु लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट
यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाए करवाई जाए तो हमें उस धातु का, जिस धातु का वो कार्बोनेट है, ठीक है, उस धातु का लवण साथ ही साथ लवण तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस और क्या मिलेगा, जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होता है। अर्थात इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन के तौर पे। अगर हम रिएक्शन के तौर पे बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट, क्या लिया, धातु कार्बोनेट या फिर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो हम धातु कार्बोनेट लेंगे या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन दोनों में से एक टाइम पे कोई एक, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है हमें, अम्ल के साथ। जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा, जिस धातु का कार्बोनेट होगा या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा उसका हमें क्या मिलेगा, लवण प्राप्त होगा, उसी के साथ में जल प्राप्त होगा, और साथ ही क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम इसी को किस रूप में लिखेंगे, प्रतीक के रूप में। जैसे कि मैंने लिया धातु कार्बोनेट, यानी कि उसमें धातु होगी और कार्बोनेट होगी, जैसे कि Na2CO3। धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई हमने, अम्ल के साथ। अब अम्ल के लिए हम क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई, अम्ल के साथ कराई, तो हमें क्या क्या मिलेगा, धातु लवण। तो धातु लवण में क्या मिलेगा हमें, NaCl लवण मिल गया, साथ में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और फिर CO2 गैस मिलेगी। क्या यह इक्वेशन संतुलित है, तो इसके लिए हम देखते हैं। इधर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु 3, इधर कितनी है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो गई, संतुलित है। हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2, कितने हो गए, 2। इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इधर कितने हैं, 2 हो गए, क्या बैलेंस हो गई, हाँ हो गई। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, इधर कितना है, 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए इधर कितना है, 2। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो हमने देखा ये क्या हमारा धातु कार्बोनेट, ये क्या हमारा अम्ल, ये क्या हमारा धातु लवण, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यह हमारा हो गया धातु कार्बोनेट के साथ। हमने देखा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na, ये हो गया धातु, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट। जैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो हमें क्या मिलेगा, वापिस लवण होगा धातु का, प्लस साथ ही हमें क्या मिलेगा, जल प्राप्त होगा और CO2 गैस प्राप्त होगी, ठीक है। क्या यह इक्वेशन संतुलित है, तो देखो
3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 1 और 1 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 सोडियम, 1 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, यानी कि यह समीकरण कैसी है, संतुलित है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब इतना ही है। ठीक है, इस सवाल का जवाब इतना ही है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही जवाब लिखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बात तो कि आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और अगर फिर भी आपको आती है तो आप हमें बता दीजिएगा। अब अगर आप इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पूछें तो आप खुद भी लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कैसे होगा, ये तो द्रव होगा, द्रव के लिए L होगा, ये क्या है, गैस है, गैस के लिए G होगा, और हमें पता है NaCl कहाँ से मिल रहा है, जलीय विलयन से मिलेगा, इसलिए एक्वस होगा। HCl क्या होगा, एक्वस होगा, और ये कैसा होगा, सोडियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होगा। ठीक है, तो इनकी भौतिक अवस्था को आप खुद उतार सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें एक गैस प्राप्त हो रही है। कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, CO2 गैस। अगर इस CO2 गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाए, क्या, चूने के पानी में से गुजारा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसी से संबंधित उस अभिक्रिया को भी लिख लेते हैं। ठीक है, नोट करके लिखना है। ये तो आपका सवाल पूरा हो गया, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नोट लगाइए। क्या करोगे आप, एक नोट लगाना है। एक नोट लगाओ और उसमें लिखो, एक नोट लगाओ, और इस नोट में लिखो, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें जल, धातु लवण के साथ साथ CO2 गैस भी प्राप्त होती है। तथा जब इस CO2 गैस को
चूने के पानी, चूने के पानी, जो हमने बुझा हुआ चूना देखा था यह वही है, ठीक है। जो बुझा हुआ चूना था ये वही है। गैस को चूने के पानी में से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है तो यह सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप, अवक्षेप बनाती है, ठीक है। हमने क्या लिखा है ध्यान से देखो। जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, अम्ल के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा, धातु लवण मिलेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तथा जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको यदि हम चूने के पानी में से, ठीक है, चूने के पानी में से गुजारेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सफ़ेद रंग का, किस रंग का, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, हमने जो पिछले वाली रिएक्शन थी धातु कार्बोनेट वाली, उस रिएक्शन से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट व धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, और इस CO2 गैस को हम क्या करेंगे, चूने के पानी में से गुजारेंगे। इसका मतलब चूने का पानी, जिसे हम क्या कहते हैं, चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना। अरे बुझा हुआ चूना हमें यही तो मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना। जब चूने में पानी डालोगे तो वो पानी होगा या नहीं चूने का, ठीक है। और ये हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में से गुजरती है, क्या देती है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट देगी। क्या देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किस रूप में प्राप्त होगा हमें, अवक्षेप के रूप में। रंग कैसा होगा इसका, सफ़ेद, ठीक है, अवक्षेप के रूप में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी या बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जल। चूने के पानी में जल तो होगा ही, ठीक है। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, बैलेंस है, तो हम देखते हैं। इधर देखो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और ये मल्टीप्लाई में है, कोष्टक के बाहर 2 है, इसलिए 2 और 2 4। इधर कितनी है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ, 4 हो गई। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, बैलेंस है। इधर कैल्शियम कितना है, 1, इधर कितना, 1। कार्बन देखो, कार्बन कितना है, 1, इधर कितना है, 1। इसका मतलब जो समीकरण है वो तो संतुलित है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गुणा करने की। तो हमने देखा कि जब धातु कार्बोनेट से प्राप्त होने वाली, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही चूने के पानी में से गुजारते हैं तो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का।
जिसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है नोट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त कर सकते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हम इसके ज़रिए बता सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की, लेकिन आज के लेक्चरर में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के लेक्चरर में यहीं तक रखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और आपको हमारे वीडियो जल्दी ही मिल जाएंगे यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी के बटन को भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।